स्टार्ट नाउ। आज से पहले हमने जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पे डिस्कस अबाउट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड्स की वैल्यूएशंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा नॉन जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में, फिर हमने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पढ़ा। जो लास्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कस इन द लास्ट क्लास दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशंस। ठीक है, आज हम लोग मूव करते हैं कॉमन स्टॉक वैल्यूएशंस की तरफ। तो कॉमन स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेफर्ड स्टॉक में क्या होता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी में, किसी फर्म में, किसी सॉल्व पार्टनरशिप में, जब भी आपके पास एक अमाउंट आती है आफ्टर 1 ईयर, या आप अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं पूरी एनुअल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल या सेमी एनुअली या क्वार्टरली, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होती है कि आप यू हैव टू पे द डिबेंचर होल्डर, देन यू हैव टू पे द प्रेफर स्टॉक होल्डर, और उसके बाद आप आ जाते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स पे। ठीक है, अब कॉमन स्टॉक क्या है, इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, आज हम इसको पढ़ेंगे। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट अ residual ownership positions in the corporations. ठीक है, pro rata shares of furniture earning after all other obligations of the firm, if any remain, dividend may be paid out the pro rata shares of earning। अब इसका कहने का पर्पस क्या है यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है कि एक ऑनरशिप है। अगेन डिविडेंड की बात हुई है यहाँ पे। डिविडेंड को जब मैंने आपसे कहा था, एक कंपनी की इनकम आती है, उसको दो पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। आफ्टर पेइंग द डिबेंचर एंड प्रेफर स्टॉक होल्डर्स, जो बाकी अमाउंट बच जाती है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक पार्ट जो मिलता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलता है, और जो एक पार्ट होता है वो रिटेन अर्निंग्स के तौर पे रख दिया जाता है। जो मिलता है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, वो मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर्स, तो हम इसको कहते हैं उनको डिविडेंड मिला है। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपकी बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, जब आपने पढ़ा था फर्म की गोल सेटिंग के बारे में पढ़ा था, तो आपने कहा था तीन वे से हम जो है फर्म के गोल को अटेन कर सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपने पढ़ा था। तो जो सेकंड वाला था जिसमें आपने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा था, तो डिसीजन मेकिंग में आप देखिएगा अपनी बुक में लेफ्ट साइड पे एक डिविडेंड पे आउट रेशो का लिखा हुआ था वर्ड। तो डिविडेंड पे आउट रेशो थी क्या, बेसिकली वो ये रेशो थी कि जब वो नेट इनकम जो होती है उसमें से प्रेफर स्टॉक होल्डर्स को और डिबेंचर्स होल्डर को पे करने के बाद जो बाकी अमाउंट बाकी बच जाती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। द फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू कॉमन स्टॉक होल्डर, एंड द सेकेंड पार्ट जो जो कंपनीज होती है वो रिटेन कर लेती है। ठीक है, फॉर फ्यूचर सरकमस्टांसेस। ठीक है, जो इन फ्यूचर कोई भी इवेंट हो जाता है या कोई भी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ बैकएंड पे कैश हो, ना कि आपको फौरी एट द स्पॉट लोन लेना पड़े, या आपको किसी और शेयर होल्डर से कह के बोनस शेयर इशू करना पड़े। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तो कंपनी क्या करती है, कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन करती है। ठीक है, ताकि कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन क्यों की जाती है, पीछे जो पर्पस होता है अगेन वही है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, ओके, हम लोग जब आगे इसकी तरफ मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल वाली साइड पे, तो हम लोग देखेंगे what cash flows will a shareholder receive when owning share of common stock। ठीक है, कि जब उसके पास फॉर एग्जांपल एक कॉमन शेयर होल्डर्स है, उसके पास 20% जो हैं वो शेयर है उस कंपनी के। ठीक है, तो वो 20% का जो ऑनर है, और 20% के अकॉर्डिंग उसको जितना प्रॉफिट उसका बनता होगा या डिविडेंड बनता होगा उसको पे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वो एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैश फ्लोज विल अ शेयर होल्डर्स रिसीव्ड व्हेन ओइंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। अगर उसके पास वो ऑनर है कॉमन स्टॉक्स का, तो उसको कितना कितना वो कैश फ्लो रिसीव करेगा। इसके दो आंसर है, फ्यूचर डिविडेंड या फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स। ठीक है, कि जो फ्यूचर में जो डिविडेंड होगा, ऑब्वियसली फ्यूचर में जो डिविडेंड होता है, जो इन फ्यूचर उसने एक परचेज कर लिया आफ्टर 2 ईयर्स कंपनी को, या आफ्टर नेक्स्ट ईयर जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उसमें से दो पार्ट डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो ऑफ शेयर्स, उनको डिविडेंड पे आउट कर दिया गया। या दूसरी ऑप्शन ये है, इन फ्यूचर में वो जाके अपने शेयर्स, तो कॉमन शेयर्स हैं उनको क्या कर दे, वो सेल कर दे। सेल करने के बाद उसको अमाउंट मिलती है, वो भी उसकी क्या हो जाएगी, कैश फ्लोज हो जाएंगे, उसकी अर्निंग हो जाएगी। उसको लगा उसके जो शेयर के प्राइसेस एंड फ्यूचर इस कंपनी की जो उसने परचेज किया वो डाउन हो जाएगी, वो उसको सेल कर देते हैं। जब वो सेल करेंगे तो ऑब्वियसली उसके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो। तो दो वेज हैं शेयर होल्डर्स के लिए कैश रिसीव। कॉमन जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके पास दो वेज होते हैं कैश फ्लो को रिसीव करने के लिए। द फर्स्ट वन इज फ्यूचर डिविडेंड, द सेकंड वन इज फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं
तो आप देखिएगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अब डिविडेंड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे, एक था इन्फिनिटी का, एक था फिनिट लाइफ का। ठीक है, इन्फिनिटी का आई थिंक हमने पढ़ा था नॉन जीरो में, और फिनिट के बारे में हमने पढ़ा था जीरो में। बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ठीक है, जो बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल होता है उसका पर्पस क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना फ्यूचर डिविडेंड्स की, जो फ्यूचर में आपको डिविडेंड्स मिलने हैं उनकी आज क्या वैल्यू है। ठीक है, मतलब आपकी आज शेयर की क्या वैल्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर प्राइसेस यू हैव टू रिसीव अ डिविडेंड इन फ्यूचर टाइम पीरियड, ये आपने बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो इसका अगर फार्मूला आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो ऊपर है इस पे मैंने कहा था ये फॉर्मेशन आप देख लिया करें, इसको समझने की कोशिश किया करें, बट फोकस किया करें मेन फार्मूला पे। ठीक है, अब DIV आपके कैश डिविडेंड एट टाइम टी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर आपको जो कैश डिविडेंड मिला है ऑन द बेसिस ऑफ जो शेयर, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद के क्या, इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न, जितना इक्विटी आपकी थी, आपने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न सोचा हुआ था कि मुझे इतना होगा, लेकिन आपको उसमें से इतना रिसीव हुआ। ठीक है, जैसे आप जब पेपर्स देते हैं तो आप अज्यूम करते हैं पेपर देने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो एक्सपेक्टेडली आप एक वर्ड यूज़ करते हैं आउट ऑफ 50 45 40, तो वो जो 45 40 है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट एक्चुअली क्या हुआ, वो आपने अज्यूम कर लिया, आपने वो काउंट करके उसके अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज निकाल ली कि मेरे एक्सपेक्टेडली इतनी परसेंटेज आ जाएगी, इतने मार्क्स आ जाएंगे टोटल। क्या होता है कि जब एक्चुअली है 45 का एस्टिमेट लगाया, आपके आगे 35, तो वो एक्चुअली कितना आपने रिसीव किया 35, जो एक्चुअली रिसीव किया वो दैट इज DIVT, कैश डिविडेंड एट टाइम टी, जितना आपने एक्चुअली कैश डिविडेंड उस टाइम पे रिसीव किया। और के क्या, इक्विटी इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न, जितना इक्विटी इन्वेस्टर जो है, जो एक इन्वेस्टर है वो रिक्वायर्ड कर रहा है कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, आप उसको डिवाइड करोगे DIVT को 1 + KT और जितना टाइम पीरियड के लिए होगा उसके ऊपर, और फिर आप उसको निकाल लोगे। ठीक है, और जब हम लोग करते हैं एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बात करें, तो एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, द बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एडजस्टेड फॉर द फ्यूचर स्टॉक सेल्स। दो हमने सिनेरियो पढ़े थे, एक तो फ्यूचर डिविडेंड हमने पढ़ा था जब हमने स्टॉक की वैल्यूएशन की बात की थी। सेकंड ये था कि आप जो स्टॉक हैं उनको आप सेल कर दें और फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड में आप देखें कि आपको सेल करने के बाद फ़ायदा हुआ या नहीं, कि आपने देखा कि आपकी जो स्टॉक की प्राइसेस है इन फ्यूचर जो आपने ट्रेंड फोरकास्ट किया कि वो कम हो जाएगी, तो आप इसको सेल कर देंगे। ठीक है, सेल करने से क्या प्रॉफिट हुआ आपको, क्या आपने सेल करके दोबारा अगेन परचेज किए, तो क्या सिनेरियो, किस तरह से आप फिर एडजस्ट करेंगे इसको एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को, जब इस तरह को कोई टर्म यूज़ हो न्यूमेरिकल में, तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, किस पर्सपेक्टिव में लेंगे। तो बेसिकली फिर सेम वही फार्मूला आप देखें, नंबर ऑफ पीरियड चल रहा है, बट लास्ट में देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है DIVN। ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड एन तक, प्लस आपने प्राइस देखनी है उसकी और डिवाइड उसको कर देना है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने पीरियड के लिए वो है। ठीक है, उस पर आप इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एन, यहाँ पे क्या है, द ईयर इन विच द फर्म शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। ठीक है, कि अगर आज आपने परचेज किया और आप कहते हैं आप इसको 5 सालों तक रिटेन रखेंगे, आफ्टर 5 years यू हैव टू सेल दिस शेयर्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि मार्केट ट्रेंड अच्छा है तो आप इसको सेल कर देंगे। एक्सपेक्टेडली आप कहते हैं कि मैंने 4 सालों के लिए 5 सालों के लिए परचेज किया है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऑफ एंड क्या है, द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइसेस इन ईयर एंड, जो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं शेयर प्राइस, जिस तरह से आपने इक्विटी के बारे में के बारे में पढ़ा, इक्विटी एक्सपेक्टेड, इक्विटी जो है इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है ना, जो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि इन फ्यूचर उनको इतनी मिलेगी, तो सेम एज इट इज़ प्राइस एंड की बात करें तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइसेस इन ईयर एंड, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 सालों में इसकी प्राइसेस बढ़ेगी, आफ्टर 5 years इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आई हैव डिसाइडेड आफ्टर 5 years आई हैव टू सेल दिस शेयर। ठीक है, कोई ना कोई कहीं पे आपने प्लॉट परचेज किया और आपको लगा कि आज अगर मैं इसको इतने का परचेज करूँ, इन फ्यूचर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, या प्राइसेस बढ़ेगी तो मैंने इसको तकरीबन रिटेन रखना है 10 years के लिए, आफ्टर 10 years आई हैव टू सेल दिस शेयर, सेल दिस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने एडजस्ट किया अपने डिविडेंड को। ठीक है, तो इसी तरह से इस फार्मूले में भी यही यूज़ करेंगे हम लोग, हर पीरियड के अलग अलग करेंगे और लास्ट पीरियड में हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अपने जो डिविडेंड होगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसमें हम ऐड करेंगे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइसेस को, डिवाइड करेंगे अपनी इन्वेस्टर्स की इक्विटी पे। ठीक है, इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड जो जो उसने एक्सपेक्ट की थी, आफ्टर 10 years के लिए, 5 years के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न अजम्पशंस पे। अब आपने एक
इन कंपनी के जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ठीक है। अच्छा, आपने अब क्या किया, आपने ए प्रोजेक्ट में, बी में, सी में, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट में डिफरेंट कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कर ली, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कर दी, या एक ही फर्म में इन्वेस्ट कर दी। दोनों सिनेरियोज में आप देखिएगा, अगर तो आपका जो डिविडेंड है, जो ग्रोथ है आपके शेयर्स की प्राइसेस में, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, शेयर ए में से भी आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, शेयर बी में से भी 20 रुपीज़ है, शेयर थ्री जो 3 है उसमें से भी 20 रुपीज़ है। तो क्या हुआ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट सारी एक ही प्रोजेक्ट में कर ली है, आपने शेयर परचेज कर लिए 50, और हर एक शेयर के ऊपर आपको 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। इट मीन्स कॉन्स्टेंट ग्रोथ है, ठीक है। The dividend valuation model requires that forecast of all future dividends. The following dividend growth rate assumptions simplify the valuation process. Constant growth, 3 तरह की ग्रोथ के मेथड होते हैं। नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है, स्टिल वहीं पे है। और ग्रोथ फेजेस, या कहीं पे किसी एक प्रोजेक्ट में ग्रोथ हुई है आपकी 20, किसी में 30, किसी में 50, ठीक है। तो ये जब इस तरह के सिनेरियो होंगे तो क्या फार्मूलाज में चेंज आएगा, किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, यहाँ तक किसी को इशू है तो मुझसे पूछें, ताकि मैं यही अज्यूम फिर कर रही हूँ कि आपको समझ आ रही है, और मैं फिर स्पीडली पढ़ा जाऊँगी और फिर चीज़ें स्किप हो जाएंगी आपकी। जहाँ पे लगे कि मैम तेज़ बोल रही हैं, कुछ समझने में इशू आ रहा है, वहीं पे मुझे स्टॉप करें, मुझसे पूछें। जी, कोई इशू है यहाँ तक? वजीहा एंड उमैर, क्लास में जब भी मैं पूछूं आप लोग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास आप आंसर करेंगे, ना कि आप ये वेट कर रहे हो कौन बोलेगा, कौन आंसर करेगा मैम को। जी बच्चे, समझ आ गई है यहाँ तक? बच्चे क्लियर है? जी मैम। ओके। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की, द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉरएवर एट अ रेट ऑफ जी। एक ही रेट है कि जो ग्रोथ रेट है वो 10% है तो 10% ही है, अगर वो 20% है तो वो ग्रोथ रेट 20% ही है, अगर वो ग्रोथ रेट 30% है तो वो 30% ही है। अप टू सम एक्सटेंट ऑफ पीरियड द ग्रोथ रेट जो है किसी भी उसका आप कह दें फर्म के शेयर्स का, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड विल ग्रो फॉर एवर एट रेट ऑफ जी। अब इसका अगर हम फार्मूलाज की तरफ आएँ तो एक कंप्रीहेंसिव जो नंबर आ जो एक फार्मूला जो हमने यूज़ करना है दैट इज़ D1 डिविडेंड पे एट टाइम 1, ठीक है। जो डिविडेंड फर्स्ट टाइम पीरियड में आपको पे किया गया, आपको पे किया गया फर्स्ट पीरियड में 20%, तो अज्यूम कि बाकी जो 10 ईयर्स है, बाकी जो 10 ईयर्स जो आपको डिविडेंड रिसीव होना है दैट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि जो बाकी जो 9 ईयर्स होंगे उसमें भी आपको जो डिविडेंड पे किया जाएगा दैट इज़ 20%, ठीक है। तो आप किसी जब इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बाज़ दफ़ा ये भी फिक्स होता है कि जो आपको ग्रोथ रेट मिलेगा दैट इज़ कांस्टेंट ग्रोथ रेट, दैट इज़ फ्रेजेस ऑफ ग्रोथ रेट। तो आपने किस में इन्वेस्टमेंट करना है, आप किसको चूज़ करेंगे, तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप डिसाइड करते हैं कि विच प्रोजेक्ट या विच शेयर कंपनी ऑफ द शेयर इज़ बेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो आप ये कह लें कि D1 है डिविडेंड पेड एट टाइम 1। जब आपको डिविडेंड पेड पता चल जाए टाइम 1 का, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ रेट में कि इन फ्यूचर टाइम पीरियड में भी इसका ग्रोथ रेट क्या होगा। जी क्या है, तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट फिक्स है, ये भी जो रेट है आपका, ठीक है। जैसे 20% मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड 1 है, अगर टाइम पीरियड फॉर 10 ईयर्स के लिए हो तो यहाँ पे 10 ईयर्स भी हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ रेट जो जी डिसाइडेड है वो फिक्स ही रहेगा। इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, के ई के जो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न कितना कर रहे हैं, एस्टिमेटेड कितना है, एस्टिमेटेड आपने एज्यूम किया 30% है, ग्रोथ रेट कितना हुआ 20%, तो 30 में से 20 को डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना रह गया 10%, और जो डिविडेंड आपको टाइम 1 में जितना टाइम पीरियड बताया उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। उसके बाद हम लोग जब कांस्टेंट ग्रोथ की अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक स्टॉक है जीसी, हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 8%, जिसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जिनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है, यानी जो एक्सपेक्टेड का मतलब है के ई, ठीक है, स्टॉक्स ऑनर्स की तरफ से, ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव एन एनुअल $3.2 for dividend, 3.2 for dividend per shares,
द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%, वट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है। तो आपने वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वन बाय वन इसको करेंगे। 1 सेकेंड बच्चा। ओके, के ही आपके पास डिसाइड हो गया, के ही डिसाइड हो गया, दैट इज 8%। उसके बाद आपके पास जो है हर एक शेयर की जो प्राइस है दैट इज़ 3.24 डिविडेंड पर शेयर जो मिल रहा है आपको। उसके बाद डिस्काउंट रेट है 15%, तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉमन स्टॉक की। तो हम लोग देखते हैं D1 हमने कैलकुलेट करना है, और D1 कैलकुलेट किस तरह से करने हमने प्रीवियस फार्मूलाज में भी देखा था। D1 जो है आप कैलकुलेट करते हैं, जो आपके पास जो पर शेयर्स की जो डिविडेंड है दैट इज़ 3.24, उसमें आप 1 में प्लस करेंगे अपना डिस्काउंट रेट जो आपके पास गिवन है, ग्रोथ रेट सॉरी 1 प्लस जी ग्रोथ रेट जो गिवन है आपके पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.50। अब आप अपना जो फार्मूला है एग्जैक्ट उसको एंटर करेंगे। D1 आपके पास आ गया $3.50, उसको आप डिवाइड करेंगे के ई एक्सपेक्टेड रेट जो डिसाइडेड है दैट इज़ 15%, और उसमें से आप माइनस करेंगे ग्रोथ रेट को। तो जब आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया $50, ठीक है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये 1 पीरियड के लिए अगर 50 है तो अप टू अगर आप 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिमेनिंग 10 ईयर्स में भी जो ग्रोथ रेट होगा दैट इज़ 8%। ऑन द बेसिस ऑफ 8% आप जो रिसीव करेंगे अमाउंट वो क्या होगी $50, ठीक है, सेम रहेगी इसमें। इस न्यूमेरिकल में इशू होगा आपको, अगर किसी को है तो वो पूछे मुझसे। जी बच्चों, नो इशू, क्लियर है सबको? बच्चे क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे। जी मैम। ओके, 1 सेकेंड। अब हम बात करते हैं जीरो ग्रोथ मॉडल की, जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। जब जीरो ग्रोथ मॉडल है तो इट मीन्स हमारे पास जो ग्रोथ रेट हमारे पास जी है, जी हमारे पास क्या है 0% है, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ग्रोथ अगर आपकी हुई है जो मतलब एक 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 स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, जैसे प्रीवियस हमने कहा था कांस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। जब जीरो ग्रोथ का मतलब है जीरो ग्रोथ मीन्स नो ग्रोथ, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट की 10 की तो 10 ही आपके पास है, 1 ईयर्स के बाद भी 10 ही आपके स्टॉक की वैल्यू है, 2 ईयर्स के बाद भी 10 ही आपके स्टॉक की वैल्यू है, नो फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ रेट, तो इसको हम कहेंगे जीरो ग्रोथ मॉडल। द जीरो ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड्स विल ग्रो फॉर एवर एट अ रेट जी इज इक्वल टू बराबर है 0। तो आप इसका फार्मूला अगर देखें तो आप D1 को डिवाइड करेंगे सिंपली के साथ, जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने एक इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किए थे, तो D1 पेड एट टाइम 1 सेम एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न के ही क्या हो जाएगा, जो एक इन्वेस्टर्स ने रिक्वायर्ड किए थे रिटर्न्स के इन फ्यूचर्स मुझे इतने रिटर्न होंगे। बट क्या हुआ, जब ग्रोथ हुई ही नहीं तो वो एक्सपेक्टेशंस को किससे आप कंपैरिजन करेंगे। जब आप पीछे कांस्टेंट की बात हमने की थी तो हमने कहा था कि जो हमने एक्सपेक्ट किए थे या एक इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करता है उसमें से आप माइनस करते हैं जो ग्रोथ हुई होती है उसके अंदर, माइनस करने के बाद उस पर आप डिवाइड करते हैं। जब यहाँ पे तो हुई ही नहीं ग्रोथ, ग्रोथ है ही 0, तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे के ई के साथ। अब इसका जब एक न्यूमेरिकल की तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो ग्रोथ रेट वहाँ पे था 8%, यहाँ पे ग्रोथ रेट है 0%। सेम उसी तरह से पर शेयर की प्राइस पे जो रिसीव हुआ 3.24 डिविडेंड रिसीव हुआ, डिस्काउंट रेट 15% है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक जो है हमने वो कैलकुलेट करनी है। D1 हम कैलकुलेट करेंगे सेम, डिविडेंड पर शेयर जो हुआ उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट के साथ, तो ग्रोथ रेट जो है आपका दैट इज़ 0, तो आपके पास आंसर आएगा 3.24। फार्मूला आपने लगाया जेड जी शो कर रहा है 0 ग्रोथ रेट, ठीक है। ऊपर आपने देखा था CG का वर्ड था, कांस्टेंट ग्रोथ था, ठीक है। तो ZG का मतलब है 0 ग्रोथ रेट है, और D1 आपका है 3.24, आप डिवाइड करेंगे के ई माइनस 0, तो आपके पास जो आंसर है दैट इज 21.60। इट मीन्स तो आपकी
ओरिजिनल वैल्यू थी आपके शेयर की वो थी 21.60, लेकिन जैसे ही उसमें कांस्टेंट ग्रोथ हुई अप टू सम एक्सटेंट, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, सो ऑन सो, बट हमने कैलकुलेट की पीरियड 1 की, तो वो क्या थी $50। इट मीन्स अगर उसकी वैल्यू 21.60 है तो आप जो आफ्टर 1 ईयर जो आपको अमाउंट रिसीव हुई दैट इज़ $50। तो आप ये देख लें कि 59 या 58.45 का जो है ना आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब वो 50 तो नहीं होगा, वो होगा, आप इसको अगर डिडक्ट कर लें तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी दैट इज़ 28.440 या 45, इस तरह से कोई अमाउंट बचेगी आपके पास। तो अब जैसे जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं किस मॉडल में या किस सिनेरियो में, किस पर्सपेक्टिव में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं डिफरेंट ग्रोथ फेजेस की, जब हम लोग डिफरेंट ग्रोथ फेजेस की बात करते हैं तो ये कब होता है, अगर आप एक कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली सेम ग्रोथ आपको मिलेगी, कांस्टेंट ग्रोथ होगी। जब आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता है एक इन्वेस्टर्स, तो वो क्या करता है, वो डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, या आई थिंक आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, कि आप एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि यू हैव टू मूव द अदर प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने 10,000 एक में कर दिया, 20,000 सेकंड में, सेकंड प्रोजेक्ट के आपने इन्वेस्ट शेयर्स परचेज कर लिए, इस तरह से 5 आपने किसी और में कर लिया। तो इससे क्या होता है कि अगर एक मॉडल में से आपने 50 का परचेज किया, आपको जो ग्रोथ रेट उसका था वो 100 प्लस था या 130 प्लस था, 130 था, तो आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट ही 50। अगर आपको 100 रिसीव हुआ इट मीन्स आप कहेंगे कि 100% आपने उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 100% है। अगर आप 80 हुआ तो आप कहेंगे 130% है। अगर 150 है तो आप कहेंगे 150% है। तो आप उसको रेट को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक जो इन्वेस्टमेंट थी आपको प्रॉफिट हुआ डबल, और एक इन्वेस्टमेंट थी 5,000, आपको उसको प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो गया। ठीक है, बच्चे ये कौन कर रहा है माउस के साथ, ना करें। उसके बाद आपने देखना है कि एक जो है, एक में आप स्क्रीन सबको शो हो रही है, स्क्रीन सबको शो हो रही है, बच्चों उठ जाओ, सो गए हो। जी हो रही है मिस। ये स्क्रीन पे कौन कर रहा है इस तरह से, पता नहीं मिस कौन कर रहा अवॉइड करें इसे। तो एक प्रोजेक्ट में 5,000 था, उसमें उसमें आपको रिटर्न 0% आया, कांस्टेंट मींस नो ग्रोथ। और एक प्रोजेक्ट था उसमें कांस्टेंट आ गया। तो जब कांस्टेंट, जीरो और जो है ग्रोथ फेजेस मॉडल, आपको तीनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक कंबाइन जो मॉडल बनता है दैट इज ग्रोथ फेजेस मॉडल। ठीक है, तो ग्रोथ फेजेस मॉडल अज्यूम दैट डिविडेंड्स फॉर ईच ईयर विल ग्रो एट 2 और मोर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रोथ रेट्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो दैट इज ये इसका फार्मूला है। इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। ओके, नोट दैट द सेकंड phrase of growth phrase model assume that dividend will grow at a constant rate g2। we can rewrite the formula। अगर हम इस फार्मूला को दोबारा से रीराइट करें तो कुछ इस तरह का फार्मूला बनता है। ठीक है, प्रीवियस हम लोगों ने देखा था, ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला किसी ने मुझसे नहीं पूछा, और अगर मैं पूछूंगी तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगी किस चीज का फार्मूला है। किसी को आइडिया हुआ? डी जी नॉट वन, मैम, डी का मतलब डिस्काउंट हुआ। ये बच्चे D1 का फार्मूला है। हम लोग पीछे एक टर्म यूज करते आए हैं सब फार्मूलाज में, जीरो ग्रोथ में भी और कांस्टेंट ग्रोथ में भी। हमने जब फार्मूला लिखा था तो हमने लिखा था D1 को डिवाइड किया था 1 + KE⁻T से। तो जो D1 को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हर एक न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल जब कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर गिवन होता था, उसको मल्टीप्लाई करते क्लास होंदी भी है देखो, पता नहीं है मेरा पुत्र है, तू निकाल जा जी, मैं आली ते मेरे दो ने और नहीं ते ना नहीं चिड़कले दा गाला गुला काल माइक को म्यूट नहीं करें, चिड़कले इंदन। मैं अपनी गल तो आख्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਭੈੜੀਆਂ म्यूट ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ करें, ਇਹਨਾਂ म्यूट ਦੀਆਂ। करें। ਤੇਰਾ चलिए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ बच्चे माइक को म्यूट करके बात किया करें आप। ओके, तो ये D0 1 + G जो होगा ये बेसिकली आपका D1 होगा। ठीक है, जो आप पीछे पे डिस्कस करते आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। क्लियर हुआ सबको? ये D1 है।
बच्चे क्लियर है सबको? वजीहा? जी मैम। जी मैम। बच्चे आंसर क्यों जी नहीं मैम। करते हो आप लोग? नेक्स्ट बच्चे आपकी क्लासेस मैंने वीडियो भी लगाई, याद रखिएगा। जी मैम। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये D1 का फार्मूला है, ये D1 आप कैलकुलेट करते हो उस तरह से, तो बेशक आप इस तरह से लिख लो फार्मूला या D1 लिख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए D1 किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप। तो इसमें अगर आप प्लस कर लें 1 प्लस जो शेयर होल्डर की जो इक्विटी है नंबर ऑफ पीरियड n के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें DN+1 KE माइनस G2 ग्रोथ रेट के साथ, तो फिर आप जो है ना वो ग्रोथ फ्रेज मॉडल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इतना लेंथी प्रोसेस है कि आप इसको समराइज करके किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। आज सिर्फ ये 3 सिनेरियो हम करेंगे, और फिर जब आप असाइनमेंट्स अपनी करेंगे तो इन्हीं छुट्टियों में अगर आपको होती है समर वेकेशंस तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे न्यूमेरिकल की। ग्रोथ फेज मॉडल एग्जांपल 2, स्टॉक जीबी हैज एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 16%, एक्सपेक्टेड केई जो था 16% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, कि पहले 3 सालों में जो होगा दैट इज 16% ग्रोथ रेट है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स एंड 8% देयर आफ्टर। पहले 3 सालों में 16% होगा, जो नेक्स्ट आपके जो ईयर है अज्यूम 5 ईयर है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में कितना होगा 8% होगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2 ग्रोथ रेट है, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, अप टू सम एक्सटेंट कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए की है। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव एन एनुअल $3.2 डिविडेंड। ठीक है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर अब बता दिया हो आपको, ये जो एनुअल शेयर डिविडेंड होता है दैट इज D0। ठीक है, जो आप ये फार्मूला में देखें ये जो D0 होता है डिविडेंड पर शेयर ये होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%, डिस्काउंट 15% है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अंडर द सिनेरियो, तो आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है। तो ये देखिए आपने इस तरह से एक टाइमलाइन बना दी, D1 D2 D3 D4 D5 D6 6 ईयर के लिए अप टू इन्फिनिटी, टाइम पीरियड इज नॉट डिसाइडेड। आपके पास ये सिनेरियो है, स्टॉक डिविडेंड जो है फेज 1 का फर्स्ट पीरियड में 16% है, स्टार्ट एट टाइम T0 फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 सालों तक जो डिविडेंड आप रिसीव करेंगे 15%, फिर उसके बाद आप 8% करेंगे। ठीक है, और आपने कैलकुलेट करना है ग्रोथ फेज मॉडल, तो आप इनके अलग अलग बना लें। पहले 3 पीरियड्स के लिए आप कंबाइन एक उसी फार्मूला के थ्रू आपको उसको जैसे हमने लास्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह अब इस मॉडल में क्या होगा, यही फार्मूला आप लगाएंगे, पहले 3 सालों के लिए निकालेंगे ग्रोथ फेज 1 प्लस द इन्फिनिटी लॉन्ग फेज 2। ठीक है, उसमें उसके बाद आप जो लास्ट वाले 3 पीरियड्स होंगे जो क्योंकि उन्होंने 2 ग्रोथ रेट बताए हुए हैं, तो हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे जो ग्रोथ रेट है यूज करेंगे 8%। ठीक है, अभी कंफ्यूज ना हो, हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, वी कैन यूज दिस मॉडल बिकॉज डिविडेंड ग्रोथ एट अ कांस्टेंट 8% रेट बिगनिंग एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो अगर हम लोग बात करें D4 की और K माइनस G करें, D4 मतलब क्या है, यहाँ पे D1 होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम चूंकि फोर्थ पीरियड से ऑनवर्ड कर रहे हैं अप्लाई 8%, तो हम लोग करेंगे, अगर हम लोग उसकी बात करें 16% की, तो हम लिखेंगे D1 K माइनस G। ठीक है, तो जब फोर्थ पीरियड की हम लोग बात करते हैं जहाँ पे 8% ग्रोथ रेट अप्लाई होना है, वो यूज D4 K माइनस G अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, उसके बाद हम इसको जब आते हैं लाइन के ऊपर, इसकी यहाँ पे देखें 0 1 2 एंड 3 D1 D2 D3 है, न्यू टाइमलाइन हमने बना दी है वेयर D4 ये D3 है आपके पास, B3 है। नाउ वी ओनली नीड टू फाइंड द फर्स्ट 4 डिविडेंड टू कैलकुलेट देम सच कैश फ्लोज। हमें फर्स्ट 4 3 से पहले जो बाकी ये जो पीरियड है आपके 0 1 2 एंड 3 इनकी पहले डिविडेंड कैलकुलेट करनी है एट द रेट ऑफ 16%। एक मिनट मैं नीचे आती हूँ जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल इसको करना है। डिटरमिन द एनुअल डिविडेंड, D0 पहले आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया था न्यूमेरिकल में 3.24 है। ठीक है, अब D1 आपने कैलकुलेट करना है। D1 मैंने कहा था कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको गिवन था, D0 है आपके पास 3.24, 1 है ग्रोथ रेट फर्स्ट 3 पीरियड में इस्तेमाल होना है 16%। आपने देखें यहाँ पे आपको फर्स्ट पीरियड में भी 16 नजर आ रहा है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। डिफरेंस कहाँ पे आया है, नंबर ऑफ पीरियड में 1 2। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर ली तीनों की वैल्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें कितने परसेंट आना था, 8%, तो 4 में आपने कैलकुलेट की 8%। अब जो कि टाइम आपका इन्फिनिटी था, आपको कंफर्म नहीं था कि किस टाइम पीरियड तक आपने करना है। ठीक है, तो आप इसको 4 पीरियड तक करके छोड़ देंगे। ठीक है,
उसके बाद आ गया, आपने इसको टाइमलाइन के थ्रू शो किया, टाइमलाइन के थ्रू आप इसको शो करेंगे। अब टाइमलाइन के थ्रू किस तरह से शो करेंगे आप? एनीवन नोज? एनीवन? मैम क्या बोला आपने, क्वेश्चन क्या किया? बच्चे टाइमलाइन के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था ना, ये D4 का जो निकलेगा जी आंसर उसको K माइनस जी करना है आपने V3 निकालने के लिए, ठीक है। तो आप जब ने आपने हर एक का अलग अलग डिविडेंड निकाल लिया, हर एक पीरियड का निकाल लिया आपने, निकालने के बाद अब आपने इसका जो फार्मूला था उसमें कीमत पुट करनी है। D4 का आपका आंसर है 5.46, ठीक है। D4 का आंसर है 5.46। अच्छा, उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है। K आपके पास था 15, ठीक है, 15 है आपके पास K, उसमें से आपने माइनस किया जितना आपका वो रेट था। 15 आपके पास ये डिस्काउंट रेट है, उसमें से आपने माइनस किया जो रेट आपका था पीरियड 4 में, डिविडेंड 4 में क्या रेट अप्लाई कर रहे थे आप? 8%। अगर आप बात यहाँ पे करते, आपने कैलकुलेट करना है V2 V1 V2 V3, तो आप यहाँ पे V3 का जो थर्ड पीरियड का जो रेट होता था, डिविडेंड आपने कैलकुलेट किया था, वो आप लिखते 15% लिखते, 15 में से माइनस करते यहाँ पे 16, तो 15 में 16 माइनस करते तो आपका नेगेटिव में आंसर आता। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे 8% और इसको कैलकुलेट करेंगे और आप कहेंगे ये आपके पास तो है एक्चुअल वैल्यू, दैट इज $78। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों सारों को? जी मैम। अच्छा, इसके अलावा एक अदर वे है, यहाँ पे आप D1 D2 D3 सेम एज इट इज इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनवटी, फिर उसी जो आपको 15% निकला है, आपने 15% डिस्काउंट रेट पे, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से हम लोग डिटरमिन करते हैं। 15% पीरियड 1 के लिए, 15% पीरियड 2 के लिए, 15% पीरियड 3 के लिए। आपने तीनों की कैलकुलेट की वैल्यू आपके पास है गिवन, उसको आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, जो आपने 87 निकाला है आपके पास एक अमाउंट आती जाएगी। बल्कि यहाँ तक आप इसको छोड़ दें, ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ तक बताएं मुझे कोई इशू है? यहाँ तक आप कर लें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी किस तरह से करेंगे हम। आज हमने बेसिकली 3 तरह के मॉडल पढ़े हैं, कांस्टेंट, जीरो ग्रोथ और ग्रोथ फेजेस के बारे में, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होगा कि जिसमें एक ही तरह की आपकी जो रेट होता है, ग्रोथ रेट होता है, वो गिवन होता है, ठीक है। आप टू सम एक्सटेंट इतने पीरियड के लिए आपने इन्वेस्टमेंट्स की है। जीरो ग्रोथ में क्या होता है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया बट ग्रोथ जीरो है। और उसके बाद ग्रोथ फेजेस में क्या होता है कि कुछ पीरियड में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, कुछ पीरियड में ग्रोथ रेट कम होता है, और कुछ पीरियड में कांस्टेंट होता है, कुछ पीरियड में होता ही नहीं है। तो इस तरह के जब चारों सिनेरियोस मिलेंगे, जो हमने आगे मैं आपको लेके जाना चाह रही थी, बेसिकली वो उसी तरह के सिनेरियोस बिल्टअप हो रहे थे। तो आपने क्वेश्चन को देख के समझना है, जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आए आपने देखना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है, कांस्टेंट का, जीरो ग्रोथ का या ग्रोथ फेजेस का। जब ये आप डिसाइड कर लेंगे तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आज जो है हमने सिर्फ इतना ही इसको कंप्लीट करना है। अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? नो मैम। नहीं क्वेश्चन? ओके, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाते हैं। असाइनमेंट्स जो है आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, उसमें एक सेल्फ करेक्शंस प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम्स के नाम से है। आपके उस चैप्टर के एंड पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो है उसके एंड पे जो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम है, वो आपकी उसी बुक के एंड पे प्रॉब्लम्स के बाद उसका सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप वो भी प्रैक्टिस। मैम पेज नंबर बता दें। पेज नंबर बेटा डिफरेंट होगा। जब मेरे पास जो बुक है वो मैंने जब परचेज की थी आज से कोई 7-8 साल पहले, ठीक है। तो अब उसकी पब्लिकेशंस में उसमें डिफरेंस है, तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लास्ट पे जाएं चैप्टर के, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक प्रॉब्लम्स के नाम से होगी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें आई थिंक आपके 9 या 10 न्यूमेरिकल होंगे, और उसमें से एक आप न्यूमेरिकल नंबर 3 नहीं करोगे बस, ठीक है। और उसका जो सोल्यूशन है वो भी गिवन है आपकी सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम सोल्यूशन के नाम से प्रॉब्लम्स के बाद। उसके बाद आ जाती हैं आपकी प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड हैं आपकी, जो आपने बहुत ध्यान से करनी है। वो आई थिंक 23 या 24 होंगी, लेकिन आप सिर्फ ओनली जस्ट करेंगे 15, ठीक है, फर्स्ट 15। वो सब आप लोग नोट डाउन करें। अगर आप वर्ड या एक्सेल पे नहीं करना चाहते, नो इशू, आप रजिस्टर्स पे नीट एंड क्लीन करें, उसके स्नैपशॉट लें, स्नैपशॉट को पेस्ट करें अपने वर्ड के ऊपर, वो एक वर्ड की फाइल बन जाएगी। वर्ड की फाइल का नाम लिखें और फॉरवर्ड कर दें आप CRGR को। ठीक हो गया? मैम ये न्यूमेरिकल्स कब तक आपको सेंड करने हैं? बच्चे मंडे तक का टाइम है, आप ट्यूसडे तक का ले लें। अगर आपको लगता है तो मैं ट्यूसडे को कलेक्ट कर लूंगी, मंडे को ओके करें।
ट्यूसडे को आप मुझे दें, क्योंकि अब अगर आपकी विंटर वेकेशन हो जाती हैं तो आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे का दिन है, 4 दिन है आपके पास, ठीक है। कोई लेक्चर्स नहीं होंगे आई थिंक आपके तब, तो अगर हुए तो भी हम डेज 1-2 एक्सटेंड कर लेंगे, और अगर ना हुए तो आप ट्यूसडे को सबमिट करवाएंगे उसको। और बड़े ध्यान से करिएगा ताकि पेपर्स में आपके जब आए तो आपको इशू ना हो समझने में। एक एक स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ने में कहाँ इशू आ रहा है। इशू आ रहा हो, बुक से स्नैपशॉट लें, मुझे ग्रुप के अंदर सेंड करें एक ऑडियो के साथ कि मैम इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम इसको किस सिनेरियो में लें, और मैं आपको ग्रुप के अंदर ही रिप्लाई करूंगी, ठीक है। मैम बुक कौन सी रिकमेंड की है? बुक बच्चे मैंने स्नैपशॉट भेजा है, और मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, और मैं ग्रुप में भी आपके अगेन शेयर कर देती हूँ। मैम हमने वो ऑनलाइन डाउनलोड कर भी ली थी वो। बच्चे क्लास में काफी बच्चों ने परचेज कर भी ली थी, आई थिंक जेएमसी वैन हॉर्न की बुक है, 13 एडिशन है। 13 एडिशन है उसका, ठीक है। वो परचेज कर लें और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। और जिसको इशू हो, मैं अगेन कह रही हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन आप पूछेंगे बच्चे ग्रुप्स के अंदर, इंडिविजुअल मैसेज कोई ना करें मुझे कि असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, लेट पहुंची है, जल्दी करवाई थी। जो भी इशू है आप ग्रुप में डिस्कस करें, मैं ग्रुप में आंसर करूंगी। इनबॉक्स में जो मुझे मैसेज करेगा मैंने उसको रिप्लाई नहीं करना, CR GR के अलावा, ओके। जी मैम ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो करें डिस्कस। स्नैपशॉट ले लें। उमैर प्रेजेंट है आज? जी मैम मैंने ले ली है। उसका नेटवर्क का इशू है तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है उसका। ओके जी, आप बच्चे ले लो, फिर आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। जी मैंने ले लिया। काफी बच्चे एंटर हुए थे, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो मेरे पास तो है, लेकिन आप उसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। जी मैंने पहले ही ले ली थी। चलिए ठीक है बच्चों, ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।